इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। नाम से तो पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि ये चैप्टर इंटीग्रेशन के दूसरे पार्ट पे हमने इसको लिया है। पहला पार्ट मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन बताया था, जिसका प्रैक्टिस आप लोगों ने कर लिया होगा, निश्चित ही। नहीं किया होगा तो ये गलती है आपकी, आप जरूर ही पहले उसका प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि आपको उसको प्रैक्टिस करने के बाद इंटीग्रेशन में कंसेक्यूटिवली आगे बढ़ना होगा। एक्चुअली होता क्या है कि कैलकुलस में एक दिक्कत क्या है, यदि आप सिलसिलेवार ढंग से आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपको आगे के चैप्टर में प्रॉब्लम आएगा। तो उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए जैसे जैसे चैप्टर है उस तरीके से ही आपको आगे बढ़ना है। क्लियर है? तो सब्स्टिट्यूशन हम आपको आज बताने जा रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है ना, किसी के बदले में पुट करना है। तो किसी के बदले में पुट करना है, तो इसका शुरुआत दौर का जो सवाल है वो सवाल के टाइप से ही समझना आसान है। आप समझ सकते हैं, जैसे मैं आपको एक सवाल बताऊं कि 1/x² cos 1/x dx, 1/x² cos 1/x dx। तो जैसे ये सवाल हुआ, ये इसको हम लोग टाइप फर्स्ट टाइप के प्रॉब्लम में रखते हैं, सब्स्टिट्यूशन के टाइप फर्स्ट में रखते हैं। इसमें आपको देख के समझना है कि हमको किस टर्म का डिफरेंशिएशन सवाल में ही दिया हुआ है। अब जैसे 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है, माइनस नहीं है तो माइनस आपका बैलेंस कर जाता है इधर से उधर तक में। अब जैसे इसी को बनाना हो तो लिखेंगे लेट z = t आप कुछ ही मान सकते हैं 1/x, तो dz/dx क्या हो जाएगा हमारा -1/x²। आप देख रहे हैं dz/dx क्या हो गया -1/x²। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंस कर लेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे, तो 1/, यहाँ पर देखिए इस टर्म को इससे बैलेंस करेंगे तो या तो हम लोग dx का यहाँ वैल्यू रख देंगे जिससे कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 1/x² dx, और ये इधर चला गया और माइनस इधर आ गया, माइनस dz हो गया। अब ये टर्म देखिए आपके यहाँ पर जब इसके साथ इंक्लूड कर देंगे तो ये टर्म हमारा मौजूद है, तो उसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे -dz, और जिसको आपने z माना है तो ये हो गया cos z। और अब इसका रिजल्ट cos z का इंटीग्रेशन आप जानते हैं sin z होता है, तो sin z प्लस c, और z का वैल्यू आप पुट कर देंगे तो -sin 1/x प्लस c हो जाएगा। देख रहे हैं आप, इस तरीके से पहले फॉर्म में जो सब्स्टिट्यूशन का जो शुरुआत दौर का प्रॉब्लम है उसमें आपको देखना होगा कि हमको किस टर्म का डिफरेंशिएशन हमारे सवाल में ही दिया हुआ है। तो हम कुछ और सवाल आपको सामने में बना के दिखाते हैं ताकि आप उसको आराम से समझ सकें। इसको हम मिटाते हैं और इस तरीके से फिर हमारे पास 2, 3, 4 सवाल आएगा, 5 सवाल आएगा। अभी हम सवाल लाते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे सपोज करिए सवाल हमारे पास आ जाता है यहाँ पर sin x × sin cos x dx। तो आप देख लें यहाँ पे cos x को z मानेंगे, z = cos x, तो dz/dx क्या हो जाएगा, तो cos x का माइनस sin x। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, sin x dx को लिखेंगे एक साथ और माइनस dz कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए sin x और dx एक साथ है, उसकी जगह बैठ गया -dz, और यहाँ पर हो गया sin z। अब sin z का इंटीग्रेशन क्या, तो -cos z माइनस cos z प्लस c, और तब आंसर आपका हो गया cos z प्लस c, और z का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो रिजल्ट हमारा हो जाएगा cos x प्लस c। z का वैल्यू मैंने यहाँ पर cos x रख दिया। आप उसी तरीके से तीसरा सवाल देखेंगे। आपके सामने भी बहुत सारा सवाल मैं ला रहा हूँ जिससे कि ये टाइप्स, पहला टाइप समझने में आपको आसान हो। दूसरा सवाल आप देख लें, सपोज करिए हम यहाँ पर दे देते हैं cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x का होल टू द पावर n दे देते हैं सपोज करिए। तो cos x का यहाँ पर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो z = मान लीजिए cos x प्लस sin x लिखेंगे नीचे वाला, तो dz/dx हमारा हो जाएगा cos x का माइनस sin x और फिर sin x का cos x। ये टर्म हमारा देखिए ऊपर में है तो उसके साथ फिर dx मिलेगा और ये dz हो जाएगा, और तब हमारा रिजल्ट हो जाएगा dz/z टू द पावर n, और तब हम इसको लिख पाएंगे z टू द पावर -n dz, और फिर तब हो जाएगा z टू द पावर -n, पावर फॉर्म यहाँ पे लगा देंगे -n + 1 + c।
और जेड का वैल्यू आप रख देंगे, या लिख सकते हैं वेयर जेड इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 1/1 माइनस एन और जेड का वैल्यू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होल टू द पावर 1 माइनस एन, इसको सीधा करके लिख दिए, प्लस सी, वेयर सी मैंने पहले ही बताया था, वेयर सी इज एन इंटीग्रल कांस्टेंट, आपको लिखते रहना है, मैं नहीं लिखूंगा, बार बार आपको लिखना है हर एग्जाम्पल्स के बाद। अब देखिए यहाँ पे जब ये सवाल बन गया तो इस तरीके से और सवाल हम आपको बतावें, और सवाल आपको बतावें, आपको समझते चले जाना है। आगे यदि हम सवाल आपको दिखावें तो सपोज करिए सवाल आपके पास आ जाता है 1/x log x dx, तो फिर क्या करेंगे, फिर z इक्वल टू log x, तो dz बाई dx इक्वल टू क्या हो गया 1/x, और फिर dx बाई x यहाँ पर बैलेंस हो जाता है, dx बाई x और dz होता है, और फिर उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो सवाल में अब इसका फॉर्मेट हो जाएगा कैसा, तो dx की जगह बाई x की जगह पर dz हो जाएगा, और आपने इसको z माना है तो इसका आंसर अब हो गया log z प्लस c, और log z हो गया तो z का वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, और z का वैल्यू हो जाएगा log x प्लस c। इस तरीके से आप सवाल देख सकते हैं, और सवाल देखने के बाद हम लोग फिर इस पर सवाल लाते हैं। अभी देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि सवाल कैसे बन रहा है। अब मैं फिर आपके सामने एक सवाल लाऊं जिसमें इसी को थोड़ा सा एक्सपेंड करें, x log x इंटू log x लिख दे रहा हूं। आप देख रहे हैं सवाल, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, हमने पहले ही बताया कि जिसका डिफरेंशिएशन आपको पता हो उस टर्म को z मानना है। तो यहाँ देखिए log x से डिफरेंशिएशन आपको पता हो जाता है log x, तो यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे तो dz बाई dx इक्वल टू हो जाएगा 1/log x, और फिर log x का 1/x हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है ना dx बाई x log x आपके सवाल में है, आप देख सकते हैं उसको, जिसके बदले में आप पुट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे x log x है और dx भी है, बटा के फॉर्म में है, बाई में है, डिवाइडेंट में, और इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं dz बाई, फिर dz बाई इस टर्म को z लिखेंगे, और तब आपका आंसर हो जाएगा log z प्लस c, जिसका वैल्यू फिर आप लिख सकते हैं log, और z का वैल्यू जो आपने माना है log x प्लस c। यहाँ पे आप मॉड का भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज log के फंक्शन में कोई भी टर्म जो होता है वो मॉड में होता है, आप नहीं भी लिखते हैं तो भी मॉड में होता है। अब देखिए एक मिनट रुको, तो आप देखिए कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया log x प्लस c हो जाता है, आप इसको मॉडुलस में रख सकते हैं। फिर दूसरा सवाल जब हम यहाँ पर बोर्ड पर लाते हैं तो फिर आप देखें यहाँ पर ये सवाल है, सवाल दिख रहा है आपको, सवाल आप पढ़ सकते हैं। इसमें फिर हम लोग नीचे वाले को मानेंगे ना, तो ऊपर वाला टर्म हमको आ जाएगा, यानी कि z इक्वल टू लेट z इक्वल टू x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x, तो dz बाई dx हमारा क्या हो जाएगा 10x9 प्लस 10 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन 10 टू द पावर x log 10, और फिर ये पूरा टर्म ऊपर वाला आ गया और dx उसके साथ आ जाएगा इधर करने पे, तो इसका वैल्यू हो गया dz बाई z हो गया, जिसका रिजल्ट आप लिख सकते हैं हमारे पास log z प्लस c, तो z यहाँ मॉड में भी ले सकते हैं, तो log z का वैल्यू अब यहाँ पुट कर देंगे, तो z का वैल्यू हो जाएगा x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x, और ये इस तरीके से आंसर हमारा होगा। तो आप देख रहे हैं इस सवाल को, आप देखिए कैसे हम लोगों ने बनाया है, ये क्लियर है। मतलब आपको इस फॉर्मेट में देखना है, सॉल्यूशन के पहले टाइप के सवाल में देखना है कि किस टर्म का इंटीग्रेशन हमको, किस टर्म का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, उस टर्म को z मान लेना है और z मान के हमको काम करना है। और फिर इस तरीके से आपको सवाल बतावे तो एक दो सवाल और आपको दिखावें, तो सवाल आप देख सकते हैं। यदि सवाल आपके पास ऐसा आ जाता है e टू द पावर साइन इनवर्स x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट z इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो dz बाई dx हमारा फिर क्या हो जाएगा, और साइन इनवर्स x क्यों माने, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास दिया हुआ है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस तरीके से dx बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dz होता है। तो अब यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे तो हो जाएगा e टू द पावर z dz, और फिर इसका इंटीग्रेशन उतना ही रह जाएगा प्लस c, और z का वैल्यू आप पुट कर देंगे e टू द पावर साइन इनवर्स x प्लस c।
ये 10 में भी रहेगा तो यहाँ पर 1 + x² रहेगा, उसको भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से सवाल आपके पास आता जाएगा और आप काम। तो अब आप देखिए, अभी सवाल देखा आपने, उसका रिजल्ट e⁻sin x + c हो गया। अब एक सवाल और हम आपको दिखावे। सपोज करिए सवाल आपके पास आ जाता है x² e⁻x³ dx, ये सवाल आ गया। तो हमको फिर यहाँ देखना है कि किसका डिफरेंशिएशन हमारे सवाल में ही दिया हुआ है। तो ऐसे केसेस में आप लेट z = x³ यहाँ मान लेते हैं, चूंकि x³ का 3x² हो जाता है जो दिया हुआ है, तो आप dz/dx लिखते हैं तो यहाँ 3x² हो जाता है। अब इसको बैलेंस कर लेंगे, x² dx है तो यहाँ dz/3 होता है, तो यहाँ पे x² dx हमारे पास है, तो dz/3 1/3 उसको आप बाहर कर सकते हैं। और ये साथ में e⁻x³ है, इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, तो मल्टीप्लाई में e⁻x³ जो रहेगा उसकी जगह पे हमारा z बैठ जाएगा, यानी कि इसको हम डायरेक्ट भी लिख दें z dz तो वो सबसे बेहतर होगा। और इस तरीके से हम इसका डिफरेंशिएशन अब पावर फॉर्म में कर सकते हैं, z² / 2 + c, और फिर z का वैल्यू रख देंगे। z का वैल्यू हमारे पास x³ है, तो 1/6 x⁻6 + c होता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। और तो चलिए, अब आप देख रहे हैं इस सवाल का रिजल्ट आपके सामने है। अब उसी तरीके से मैं फिर सवाल लाऊं तो आप यहाँ पर देख लें इस चीज को। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो फिर यहाँ पर समझना होगा कि इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास इतना है। इसके लिए डिफरेंशिएशन का टेबल याद रखना जरूरी, जो मैंने पहले भी आपको बताया था। अब यहाँ से क्या करते हैं, लेट z = लिखते हैं x(e⁻x), तो इसको u × v पे आपको डिफरेंशिएट करना, क्योंकि जो जब z मानते हैं ना उसको डिफरेंशिएट करना होता है। तो dz/dx क्या हो जाएगा, x को छोड़े e⁻x का e⁻x ही रह जाएगा, अब फिर प्लस e⁻x को छोड़े तो x का 1 हो जाएगा, जिसको कंसीडर हम लोग नहीं करते हैं। और इसमें e⁻x कॉमन लेंगे तो x + 1 हो जाएगा। ये टर्म देखिए हमारे ऊपर में है यहाँ पर, उसके साथ dx यहाँ पे जाएगा, ऊपर इसके साथ मिलके बैलेंस कराएगा, और यहाँ पर dz फिर आप लिख सकते हैं dz/cos² z हो जाएगा, जो कि आगे स्टेप में sec² z dz होगा, जिसका इंटीग्रेशन आप लिख सकते हैं tan z + c। अब सीधा z का वैल्यू रख दें तो tan z की जगह पर x × e⁻x + c आप लिख के आंसर को पूरा कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं इसका रिजल्ट tan z + c आया, जिसका z का वैल्यू हमने रखा tan x e⁻x, जो यहाँ पर हमने माना है + c लिख दिया। फिर आप दूसरा सवाल देखते हैं, तो इस देखिए e⁻2x - e⁻2x, और फिर डिनोमिनेटर में इस टर्म का है। अब मान लीजिए इसको बनाना हो तो इसका डिफरेंशिएशन उतना ऊपर में दिया हुआ, इसको z आप मान लेंगे, e⁻2x + e⁻2x। अब इस स्थिति में क्या होगा, dz/dx हो जाएगा e⁻2x, और फिर 2x का 2 अब प्लस e⁻2x, फिर -2x का -2 जो आगे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में होगा, और इस तरीके से 2 कॉमन ले लेंगे, e⁻2x - e⁻2x होगा, जो हमारा टर्म ऊपर में है, और dx के साथ ये फिर जाके dz को यहाँ छोड़ दें, ये dx यहाँ आके मिल जाएगा। और ये टर्म हमारा ऊपर देखिए इस सवाल में है, इसकी जगह पे हम उसको फिर पुट कर देंगे dz, ये 2/2 में आ जाएगा और 1/z रहेगा, जिसका रिजल्ट हो जाएगा 1/2 log z + c। अब आप z का वैल्यू रख सकते हैं, और log z का वैल्यू हो जाएगा, मॉड आप लगा सकते हैं, क्योंकि log में कोई टर्म मॉडुलस के फॉर्म में ही लिखा जाता है जनरली। इस तरीके से हम लोग इस सवाल पे काम कर सकते हैं। और भी एक सवाल देख लें। सवाल क्या है, तो cot x × log sin x है, dx है। अब यहाँ पर सिंपली है कि log sin x को z मानेंगे तो cot x आ जाएगा। यही चीज सोचना है कि किसका डिफरेंशिएशन हमारे सवाल में दिया हुआ है। तो dz/dx हमारा क्या हो जाएगा, 1/sin x, और sin x का फिर cos x, तो cos/sin cot हो जाएगा, और dx साथ मिलके वो हो जाएगा cot x dx = dz। तो cot x dx है, तो यहाँ पर हो जाएगा dz, तो dz यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर अब बच जाएगा हमारे पास z, तो z बच गया, जिसका फिर पावर फॉर्म लगा देंगे z² / 2 + c, और z का वैल्यू रख देंगे, और z का वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा log sin x का होल स्क्वायर / 1/2 + c। इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को देख सकते हैं। और भी कुछ सवाल आप देख सकते हैं, सवाल तो कमी है नहीं इस चीज का। सवाल हम और भी देख सकते हैं, जैसे सवाल हम लिख दें यहाँ पे
साइन रूट एक्स बाई रूट एक्स dx। तो सिर्फ कुछ नहीं है, इसमें कोई टेक्निक नया नहीं है, सिर्फ आपको देखना है कि किस टर्म को हम लोग माने, उसी टर्म को z मानना है जिसका डिफरेंशिएशन हमारे प्रॉब्लम में दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख लें, नीचे वाले को मानते हैं z, रूट एक्स z मान लेते हैं, तो dz बाई dx होता है, नीचे नहीं ऊपर वाले को। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको फिर बैलेंस करेंगे तो dx बाई रूट एक्स हमारे पास आएगा, dx बाई रूट एक्स तो हो जाएगा 2dz, और यहाँ पर हो गया ये 2dz, इसकी जगह पे बैठ गया, और यहाँ पर हो गया साइन z, और फिर हो गया हमारा रिजल्ट 2 माइनस कॉस z प्लस c। z का वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे, -2 कहने का मतलब हो जाएगा -2 कॉस, और z का वैल्यू रूट एक्स लिख देंगे तो वो आपका आंसर में आ जाएगा, प्लस c आपके पास आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा इस सवाल का। तो अब देखिए आपको बताएं, इसका रिजल्ट -2 कॉस रूट एक्स प्लस c हो जा रहा है। अब हम आपको बता दें, देखिए एक सवाल है 10 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स dx। सवाल में हमको टर्म लेना, इसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, ये हम बार बार आपको बोल रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर रूट एक्स का भी 1/2 रूट एक्स डिफरेंशिएशन है, यदि आप सिर्फ रूट एक्स को मानेंगे तो आपको 2 स्टेप में जाके सवाल बनेगा, मतलब दोबारा फिर मानना होगा। और 10 रूट एक्स को मान लेंगे तो सेक स्क्वायर रूट एक्स भी आ जाएगा, और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स भी आ जाएगा। अब देखिए हम लोग कैसे आराम से मानते हैं इस चीज को, 10 रूट एक्स लेट, तो dz बाई dx हमारा क्या होता है, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स, और फिर रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। और इस तरीके से इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, 2 इधर आ गया तो 2dz हो गया, और 1/रूट एक्स और सेक स्क्वायर रूट एक्स और dx उधर चला गया। तो आप ये टर्म देखें, ये टर्म आपके सवाल में मौजूद है, सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स इंटू dx, वहां पर आप लिख सकते हैं, और वहां पर इसका वैल्यू लिख सकते हैं आप कितना, तो 2dz, और क्या माना आपने, z माना है, तो यहाँ z हो गया, फिर 2 इंटू जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस c हो गया, 2 कैंसिल हो गया, और फिर जेड स्क्वायर प्लस c हो गया। z का वैल्यू आप रख सकते हैं 10 स्क्वायर, देखिए 10 रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस c, जिसको आप लिख सकते हैं 10 स्क्वायर रूट एक्स प्लस c, वेयर c इज एन इंटीग्रल कांस्टेंट। आपको लिखना है हर सवाल में, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अब देखिए हम आपको बताए अभी जो प्रॉब्लम, जो 7, 8, 10 जो भी प्रॉब्लम मैंने बताया बोर्ड पर, वो फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम था सब्स्टिट्यूशन में। अब सेकंड टाइप का प्रॉब्लम जो आएगा उसमें आप देखिए इस तरह का प्रॉब्लम आपको आ सकता है, जैसे ax प्लस बी इंटू रूट अंडर सी एक्स प्लस डी डी एक्स, या फिर और में आप लिख सकते हैं ax प्लस बी बाई रूट अंडर सी एक्स प्लस डी डी एक्स। इसको बनाने का 2 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन से भी बना सकते हैं, और पहले वाले मेथड ट्रांसफॉर्मेशन से भी बना सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करना होगा, ट्रांसफॉर्म करना होगा, और सब्स्टिट्यूशन में क्या करना होगा, जेड मानना होगा। तो हम आपको चूंकि सब्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे हैं, जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं बताएंगे, सब्स्टिट्यूशन से हम आपको एक सवाल इसमें बता रहे हैं। सपोज करिए कि सवाल हमारे पास आ गया x प्लस 2 बाई रूट अंडर x प्लस 3 dx, ये सवाल हमारे पास आ गया। अब हम लोग कैसे इसको बनाएंगे, तो लेट z इक्वल टू x प्लस 3, जो रूट के अंदर में है, जो रूट के अंदर में उसको हम लोग मान लेंगे, या जो पावर के अंदर में उसको भी हम लोग मान लेंगे। तो इस तरीके से रूट भी यहाँ एक पावर है, 1/2 के फॉर्म में आता है ये। तो z इक्वल टू x प्लस 3 माने तो डिफ्रेंशिएट करेंगे dz बाई dx, तो 1 प्लस 0 हो जाएगा, यानी कि dz इक्वल टू dx। तो यहाँ पर dx इक्वल टू हम लोग लिख देंगे dz, नीचे तो z माना है आपने, तो रूट z आपका हो ही गया। अब जो रिमेनिंग x है ना, उस रिमेनिंग x को z में बदल देंगे, क्योंकि सारा सिस्टम हमारा एक टाइप के वेरिएबल्स में होना चाहिए, यानी कि x में है तो x में होना चाहिए, z में है तो z में होना चाहिए, नहीं तो फिर इंटीग्रेशन आपका गलत हो जाएगा, या फिर आपको जिस dz के साथ जो है वो वेरिएबल माना जाता है, बाकी उसके अलावा जो वेरिएबल होगा वो कांस्टेंट के रूप में बाहर आ जाएगा। लेकिन अभी उस सिलेबस में आपको ऐसा नहीं है, अभी के सिलेबस में है कि आपको या तो सिस्टम सारा x में होना चाहिए, या सिस्टम सारा z में होना चाहिए, t में होना चाहिए, सब तो सवाल बनेगा। अब यदि सपोज करें कि यहाँ पर हम ये डायरेक्ट वैल्यू रख दें, तो ये x और z यहाँ मिक्स्ड फॉर्म में आ जाता है, तो वहाँ पे डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन
दोनों ही डायरेक्ट इंटीग्रेशन काम कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन नहीं होगा आपको। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स को, रिमेनिंग एक्स, तो एक्स को कहाँ से बदलेंगे, तो इस स्टेप से हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू जेड माइनस 3 निकालेंगे और उसको यहाँ पुट कर देंगे, तो जाएगा जेड माइनस 3 प्लस 2 बाई रूट जेड डी जेड, और फिर ये हो जाएगा हमारे पास कितना, जेड माइनस 1 बाई रूट जेड डी जेड। फिर अगले स्टेप में हो जाएगा जेड बाई रूट जेड डी जेड माइनस 1 बाई रूट जेड डी जेड, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और फिर हो जाएगा जेड पर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 माइनस 1 बाई रूट जेड, यानी कि जेड पर माइनस 1/2 प्लस 1 बाई माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा। अगले स्टेप में आप इसको लिख सकते हैं 2/3 ये वाला टर्म, जेड पर 3/2 ये वाला टर्म, माइनस ये 1/2 यानी कि 2, और ये 1/2 रूट जेड यानी कि 1/2 हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर आंसर नहीं छोड़ना है आपको, कॉमन लेना होगा, जेड पर 1/2 कॉमन हो जाएगा और 2 भी कॉमन हो जाएगा, और बचेगा आपके पास क्या, यहाँ एक जेड बचेगा, जेड/3 माइनस यहाँ पर 1 बच गया, प्लस सी बच गया। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो अगले स्टेप में आप देख लें, जेड का वैल्यू यहाँ रखेंगे और जेड का वैल्यू रखेंगे, यानी कि इसको 2 रूट जेड आप लिख सकते हैं, और यहाँ पे एलसीएम लेके आप क्या करेंगे, एलसीएम लेके यहाँ पर 3 एलसीएम हो जाएगा और जेड माइनस 3 लिखाएगा, प्लस सी आपका चला आ रहा है। हम बोर्ड को जगह बनाने के लिए मिटाएंगे, थोड़ा सा आप रुक जाइए, 2 रूट जेड, और जेड का वैल्यू यहाँ रख देंगे x प्लस 3 माइनस 3, देखिए वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा कितना, x/3 प्लस सी, और फिर हो जाएगा 2/3, जेड का वैल्यू रखेंगे तो रूट अंडर x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस सी, जिसको आप लिख सकते हैं 2/3 x रूट अंडर x प्लस 3 प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, यहाँ तक आपको जाना पड़ेगा।